नमस्कार साथियों, मैं विमल शर्मा उड़ान आईएएस बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हिस्ट्री की इंडियन हिस्ट्री की हम एमसीक्यू सीरीज में आपने देखा था कि पहले मैंने वैदिक काल के एमसीक्यू आपके लिए लाया था। आज हम मौर्य काल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका भारत इतिहास का मौर्य काल, इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक, तो एमसीक्यू सीरीज के पहले एक जानकारी है आपके लिए कि हमारे तरफ से एक प्री और व्यापम सीजीपीएससी प्री और व्यापम की एक इंटीग्रेटेड बैच आपके लिए लाई जा रही है। ये स्टार्ट होगा आपके 25 अगस्त से। ठीक, 25 अगस्त से ये स्टार्ट होगा और इसका जो टाइमिंग है वो है सुबह 7 से 10 बजे। ठीक, तो इस बैच में अगर आप डेमो क्लास अटेंड करना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में, या दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मौर्य काल के हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा नहीं थी। ठीक, तो भारतीय समाज की बात करें तो हमेशा से दास प्रथा एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है कि भारतीय समाज के किस भाग में दास प्रथा थी नहीं थी। तो देखिए, पहले तो आप ये सब क्या है, अर्थशास्त्र, मुद्रा अक्षर इंडिका, ये सब मौर्य काल के स्रोत है। अगर एक अच्छा प्रश्न तो आपको यही पूछ सकता है कि मौर्य वंश के इतिहास का स्रोत क्या क्या है। मौर्य वंश के साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे प्रमुख साहित्य हैं जिससे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है तो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, और आप जानते होंगे कि इसको लिखा था चाणक्य। चाणक्य की रचना है, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त बोल लीजिए। उसके बाद हमको याद रखना है इंडिका, जो लिखा था मेगस्थनीज ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी राजदूत था, तो मेगस्थनीज की इंडिका। इसके अलावा एक गुप्त काल की प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। देखिए, गुप्त काल का साहित्य है। गुप्त काल के एक महान इतिहासकार है, साहित्यकार है विशाख दत्त। विशाख दत्त ने लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस। ये भी हमको मौर्य काल की जानकारी मिलती है इसमें भी। और एक हमको याद रखना है विष्णु पुराण। पुराणों में बात करें कि किस पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है तो वो है विष्णु पुराण। तो ये चार हमारे स्रोत हैं। ये वो साहित्य है जिससे हमको मौर्य काल की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के साहित्यिक स्रोत। तो जैसे हम बात करते हैं चाणक्य की अर्थशास्त्र में, इसमें 9 प्रकार के दास बताए गए हैं। मतलब भारतीय समाज में 9 प्रकार के दास थे, मतलब दास प्रथा थी। लेकिन किसी भी यूनानी साहित्यों में, किसी भी यूनानी साहित्यों में या यूनानियों के द्वारा ये नहीं बताया गया कि भारत में दास प्रथा थी या नहीं थी। तो यहाँ पे कौन सी यूनानी साहित्य है, तो इंडिका। इंडिका जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था, इसमें किसी भी प्रकार का दास प्रथा का वर्णन नहीं मिलता। तो हम बोल सकते हैं कि यूनानियों के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। अगला प्रश्न, अमित्रघात के नाम से कौन जाना जाता था। तो मौर्य वंश के इतिहास में हम लोग 3 प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। ठीक, तो यूनानी साहित्यों में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है सेंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स कहा गया है, या कुछ यूनानियों ने इसको कहा है एंड्रोकोट्स, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, ये सब नाम है चंद्रगुप्त मौर्य के। वैसे ही बिंदुसार के लिए शब्द प्रयोग किया गया है अमित्रघात का। कई साहित्यों में इसको अमित्रघात कहा गया है। अमित्रघात संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है कि जिसका कोई शत्रु जीवित ना हो, और इसी को यूनानी लोग लिख दिए है अमित्रकेट्स। तो अमित्रघात बोल लीजिए या अमित्रकेटस बोल लीजिए, बिंदुसार का। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो जब हम बात करते हैं अशोक की, अशोक का नाम जो अशोक है वो केवल कुछ अभिलेखों में मिलता है, बल्कि अधिकांश अभिलेखों में। तो याद रखिएगा, अशोक का नाम, अधिकांश जो अभिलेख हैं, अधिकांश अभिलेखों में अशोक का नाम हमको नाम नहीं मिलता बल्कि उपाधि मिलती है देवनाप्रिय। देवनाप्रिय, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी लिख सकते हो। अधिकांश अभिलेखों में अशोक का हमको उल्लेख मिलता है इस नाम से, उपाधि से, देवनाप्रिय, प्रियदर्शी। ये भी आपको पूछ सकता है। पुराणों में अगर आपको पूछे कि अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है, तो अशोक को पुराणों में कहा गया है अशोक वर्धन। अशोक वर्धन। तो कौन से वे अभिलेख है जहां पे हमको अशोक नाम मिलता है, केवल कुछ ही है, जिसमें से एक है मास्की। कर्नाटक से प्राप्त अशोक का एक लघु शिलालेख है मास्की। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदयगोलम,
कुछ ऐसे अभिलेख है जहां पे हमको नाम मिलता है अशोक, बाकी जगहों पे क्या नाम मिलता है, देवनागरी प्रियदर्शी। तो ये याद रखना है कि अशोक का नाम कहाँ मिलता है, तो मास्की गुर्जरा जैसे कुछ शिलालेखों में। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतानें हैं? ठीक, तो हम जानते हैं कि अशोक के जीवन की सबसे बड़ी घटना है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध मतलब कलिंग क्षेत्र में हुआ था, उड़ीसा, जो वर्तमान उड़ीसा में बात करते हैं। तो अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है अशोक के अभिलेख। हम लोग पढ़ते हैं कि अशोक के अभिलेख में 14 शिलालेख होते हैं, बड़े शिलालेख, दीर्घ शिलालेख जिन्हें कहा जाता है। उन 14 दीर्घ शिलालेखों में 2 शिलालेखों को हटा दिया गया है, कहां से, जो कलिंग क्षेत्र से मतलब धौली और जौगढ़ से प्राप्त हुए हैं। उसकी जगह पे अलग से लेख जारी किया गया है जिसको बोलते हैं पृथक कलिंग शिलालेख। तो सीधी सी मतलब है, या तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कलिंग क्षेत्र में अशोक ने युद्ध किया था, कलिंग के लोगों को मारा था, तो वहां की जनता के प्रति अशोक के हृदय में थोड़ी सहानुभूति थी, सिंपैथी थी। तो वहां एक अलग से अभिलेख जारी किया और लिख दिया इसने कि सारी प्रजा या सारी मनुष्य मेरी संतानें हैं। तो पृथक कलिंग शिलालेख, तो किसी भी शिलालेख में नहीं कहा गया था, बल्कि अलग से लेख जारी किया गया था जिसको नाम दिया गया है प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख और द्वितीय कलिंग शिलालेख। तो इसको पृथक कलिंग शिलालेख कहा जाता है। इसमें अशोक ने कहा है कि सारी प्रजा या सारी मनुष्य मेरी संतानें हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं कि अशोक के द्विभाषी लिपि में लिखित अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका कि अशोक के अभिलेख की भाषा हमेशा से ये चर्चा का विषय रहा है। इसको पढ़ने में तो काफी बाद में हमको सफलता मिलती है। तो अगर बात करें कि अशोक के अभिलेख, तो याद रखना है कि जो इसके अधिकांश अभिलेख हैं, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो मिलते हैं प्राकृत भाषा में, और इनकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। तो अगर आपको पूछे कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं, तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर आपको पूछे कि अशोक के खरोष्ठी लिपि में लिखे गए अभिलेख कहां से मिलते हैं। खरोष्ठी लिपि में लिखे गए अभिलेख मिलते हैं हमको सबाजगढ़ी से और मानसेरा से, ये दोनों। ठीक, तो मानसेरा और सबाजगढ़ी आज के पाकिस्तान क्षेत्र में आते हैं। तो पाकिस्तान क्षेत्र मतलब हमारे उत्तर पश्चिम के क्षेत्र, पहले के अखंड भारत के। तो ये वो क्षेत्र है जो हमेशा से विदेशियों के कब्जे में रहते थे। पहले यह यूनानियों का कब्जा था, यूनानियों के पहले यहाँ पे ईरानियों का कब्जा था। तो यहाँ पे अलग लिपि चलती थी, अलग भाषा चलती थी, इसलिए अशोक ने यहाँ पे अलग लिपि में अपने अभिलेख लिखवाए हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खरोष्ठी लिपि में लिखा गया अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मानसेहरा और सबाजगढ़ी से। भारत के जो अधिकांश क्षेत्र में जो अभिलेख मिलते हैं वो है प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में। फिर यहाँ पे पूछा है द्विभाषी में लिखा गया कहाँ अभिलेख मिला है। द्विभाषी मतलब 2 भाषा की लिपि का प्रयोग हुआ है इस अभिलेख में। कौन कौन सी, तो ग्रीक मतलब यूनानी और अरामाइक या अरेमिक भी बोल देते हैं। तो द्विभाषी लिपि में लिखा गया अभिलेख आपको प्राप्त हुआ है। ये भी वही हमारा पश्चिमोत्तर क्षेत्र है जिसका नाम है कंधार। शेर कुना कंधार या शान कुना कंधार कहा जाता है। कंधार मतलब अफगानिस्तान। तो अभी बताया था आपको कि हमारे जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वो हमेशा से विदेशियों के नियंत्रण में रहे हैं, तो वहां पे अलग भाषा लिपि चलती थी। तो अशोक के जो उस क्षेत्र में जो अभिलेख मिले हैं वो सब अलग अलग भाषा में है। तो अगर आपको पूछे खरोष्ठी लिपि में लिखा गया अभिलेख कहाँ मिला है, तो मानसेरा सबाजगढ़ी। द्विभाषी ग्रीक और अरामाइक 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है, वो ऐसा अभिलेख हमको मिला है कंधार में। इसके अलावा भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं वो है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अगले प्रश्न पे आते हैं, अशोक के शिलालेखों में, अशोक के अभिलेखों में किन किन दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। तो एक तो अच्छा क्वेश्चन आपको बन सकता है कि अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख मिलता है, तो वह है दूसरा शिलालेख। अशोक के 14 शिलालेखों में से दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों का, या आप बोल सकते हो कि मौर्य साम्राज्य के पड़ोसी राज्यों का उल्लेख मिलता है। इसमें हमको चोल की जानकारी मिलती है, चेर, चेर मतलब केरल पुत्र भी इसको बोला जाता है, पांड की जानकारी मिलती है। इसके अलावा सतीय पुत्र या सतीयुक्त, ये आपका श्रीलंका का उत्तरी भाग है। तो पल्लव वंश इस समय इतिहास में नहीं था। तो ऑप्शन ए 1, 3, 4, 5 अशोक के अभिलेखों में जानकारी मिलती है कि जब मौर्य वंश का शासन था उत्तर भारत में, तो दक्षिण भारत में ये बड़े राज्य हुआ करते थे। अगला, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आया हुआ है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसको पढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी वो है जेम्स प्रिंसेप, और टाइम भी इसका पूछा हुआ है 1837 में। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था या पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी।
लेकिन जैन प्रिंसेप भी, एक अच्छी बात यह भी कि जैन प्रिंसेप पढ़ तो लिया था अभिलेख को कि क्या लिखा है, लेकिन यह नहीं बता पाया था वो कि जो अभिलेख है वो अशोक के हैं। ठीक, इसने सोचा कि कोई और शासक का अभिलेख है, श्रीलंका के एक शासक थे तिस्स नाम का, उसका सोचा था इसने। तो किसने पहचाना कि अभिलेख अशोक के हैं? वो था टर्नर। टर्नर ने पहचाना कि ये अशोक के अभिलेख हैं करके। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अशोक ने गया की बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं बनवाई थी? तो जब हम अशोक के अभिलेखों को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हैं। शिलालेख मतलब चट्टानों पर लिखे गए अभिलेख, हम पढ़ते हैं स्तंभ लेख मतलब जो बड़े बड़े स्तंभों पर मतलब खंभों पर लिखे गए हैं, और एक होता है गुहालेख। गुहालेख मतलब गुफाओं पर लिखे गए अभिलेख। तो अशोक के गुहालेख कहां से प्राप्त हुए हैं? तो बराबर की पहाड़ी से। बराबर की पहाड़ी मतलब बोध गया में है ये, बिहार। तो एक तो याद रखिएगा कि अशोक के गुहालेख कहां से प्राप्त होते हैं? तो बराबर की पहाड़ी बोध गया बिहार से। अशोक के गुहालेखों की संख्या कितनी है? गुहालेखों की संख्या है 3। तो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण कराया था और वहीं पे 3 अभिलेख जारी किए गए हैं जिसको कहा जाता है गुहालेख। और इस गुहालेख में लिखा गया है कि अशोक ने 3 गुफाओं का निर्माण करके दान दिया था किसको? आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को। तो ये याद रखना है, क्योंकि हम लोग अशोक आता है मतलब दिमाग में आता है बौद्ध धर्म, लेकिन ये जो 3 गुफाएं बनवाई गई थी अशोक के लिए, ये आजीवक भिक्षुओं के लिए बनवाई गई थी। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को बनाकर दान दिया गया था, क्योंकि बिंदुसार, जब आप लोग पढ़ते होंगे तो बिंदुसार हम लोग पढ़ते हैं जो अशोक के पिता थे वो आजीवक थे, आजीवक संप्रदाय को मानते थे। धर्म की भी बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन था, जैन धर्म को मानता था, बिंदुसार आजीवक था और अशोक बौद्ध था। तीनों शासक अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। अगले प्रश्न पे आते हैं, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? अधिकरण मतलब अध्याय। अर्थशास्त्र भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथों में से एक अर्थशास्त्र। कई बार आपको पूछा हुआ है कि अर्थशास्त्र का विषय क्या है, किस विषय का ग्रंथ है ये, मतलब अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित हमको जानकारी देता है। तो भले वो नाम में लिखा है अर्थशास्त्र, लेकिन इसका संबंध कहीं भी इकोनॉमिक्स वगैरह से नहीं है। अर्थशास्त्र का विषय है राजनीति और प्रशासन। राजनीति एवं प्रशासन ये पूछा हुआ है आप। तो अर्थशास्त्र में जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हमको अधिकारियों की जानकारी मिलती है, प्रशासन की जानकारी मिलती है, राजा को कैसा होना चाहिए, मंत्रियों को कैसा होना चाहिए। तो ये प्रशासन राजनीति से संबंधित एक महान ग्रंथ है अर्थशास्त्र, चाणक्य का या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। आप अगर आपको पूछे कि अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखना है कि चाणक्य संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने अर्थशास्त्र को संस्कृत में लिखा गया था। और कितने अधिकरण है, कितने अध्याय है? तो वह है 15 अध्याय या अधिकरण है। ठीक, अगला प्रश्न, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा लिपि में है? तो अभी आपको बताया था कि अशोक के कुछ अपवाद को छोड़कर, खरोष्ठी लिपि को छोड़कर, जो मानसेरा सवाजगढ़ी में लिखे गए हैं खरोष्ठी लिपि से, द्विभाषी लिपि जिसमें ग्रीक और अरामाइक भाषा का प्रयोग हुआ है, ऐसा अभिलेख प्राप्त हुआ है हमको कंधार से, शेरकुना कंधार से। बाकी जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो सभी आपके प्राकृत भाषा के हैं और लिपि है उनकी ब्राह्मी। तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं अशोक के अधिकांश अभिलेख। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निटर को कब पराजित किया था? तो यह भी मौर्य काल के इतिहास की, प्राचीन भारतीय इतिहास की एक बड़ी घटना है। तो 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पे आक्रमण किया। सिकंदर का उत्तराधिकारी हुआ करता था ये। सिकंदर ने भारत को जीत नहीं पाया तो सेल्यूकस सोचता है कि मैं जीतूंगा, तो इसने भारत पे आक्रमण किया 305 ईसा पूर्व में, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया। तो सेल्यूकस को हराना ये भारतीय इतिहास की एक बड़ी घटना इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से 2 बड़े साम्राज्य, भारतीय साम्राज्य और एक यूनानी साम्राज्यों का एक संबंध स्थापित होता है यहाँ से। तो एक बड़ी घटना इतिहास की। तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हरा दिया और फिर दोनों के बीच संधि होती है। संधि के तहत चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया। और इसके अलावा जो यूनानियों ने भारत के जो क्षेत्र जीत लिए थे, जो हमारे उत्तर पश्चिम क्षेत्र यूनानियों के कब्जे में थे, जो सिकंदर के समय से, वो क्षेत्र भारत को दहेज में फिर से वापस मिल गए। तो याद रखना है आपका। और इसके अलावा चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिया था, एक बोल सकते हो सम्मान के तौर पे, उपहार में। अगला, कलिंग विजय या कलिंग युद्ध या कलिंग अभियान का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो अशोक के 14 शिलालेखों में जो 13वां शिलालेख है, इससे हमको जानकारी मिलती है कलिंग युद्ध की। कलिंग युद्ध, तो अशोक ने कलिंग क्षेत्र पे आक्रमण किया था। और कब किया था? तो ये था राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में।
इस शिलालेख में लिखा है कि अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, 8वें वर्ष बोलने का मतलब है 261 ईसा पूर्व, क्योंकि अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था, तो उस हिसाब से 8 साल मतलब 261 ईसा पूर्व। तो अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग क्षेत्र पर आक्रमण किया था और कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। इसकी जानकारी मिलती है अशोक के 13वें शिलालेख में। कई बार आया हुआ क्वेश्चन आपका। वैसे एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 5वां शिलालेख, अशोक का 5वां शिलालेख से हमको जानकारी मिलती है अशोक ने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता है धम्म महामात्र। तो आपको पूछेगा कि अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है, तो वो है 5वें शिलालेख। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे शिलालेख हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में किस शब्द का उल्लेख मिलता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र राजनीति और प्रशासन से संबंधित एक ग्रंथ है। तो इसमें बहुत सारे अधिकारी बताए गए हैं, बहुत सारे प्रशासकीय प्रमुख बताए गए हैं। तो जैसे कि आप पढ़ेंगे इतिहास को अगर डीप में, तो पढ़ते हैं कि तीर्थ बोला जाता था सबसे बड़े अधिकारियों को, और इनकी संख्या हुआ करती थी 18। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 18 प्रकार के बड़े अधिकारी बताए हैं, शीर्षस्थ मतलब टॉप के अधिकारी बताए हैं जिनको तीर्थ कहा जाता था। ठीक, तो याद रखना है। इसके अलावा कई प्रकार के अध्यक्ष बताए हैं, तीर्थ, अध्यक्ष, ये सब हमको अर्थशास्त्र में मिलते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो रत्नी हम लोग पढ़ते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल में अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था, और वैदिक काल में सभा, समिति, विदत, ये सब आपकी संस्थाएं हुआ करती थी, राजनीतिक संस्थाएं। अगला प्रश्न, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में चाणक्य जैसे बुद्धिमान व्यक्ति, इसको पता था कि गुप्तचर व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है, किसी भी साम्राज्य के लिए, किसी भी साम्राज्य की रक्षा के लिए गुप्तचर व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है। तो काफी मजबूत थी मौर्यकालीन मौर्य प्रशासन की गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचर व्यवस्था। तो एक तो आपको याद रखना है कि गुप्तचरों को मौर्य काल में क्या कहा जाता था, तो वो था गूढ़ पुरुष। और जब हम लोग वैदिक काल पढ़ते हैं वहां पे पढ़ते हैं कि गुप्तचरों को वैदिक काल में स्पष्ट कहा जाता था। ठीक, वैदिक काल में गुप्तचरों को स्पष्ट कहा जाता था, जबकि मौर्य काल में अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा, गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन होता था? गुप्तचर विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? वो था महामात्य सर्प, महामात्य सर्प। इसके अलावा गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, ये भी याद रखना है आपको। एक था संस्था और दूसरा है संचार या संचारा। तो मौर्य प्रशासन में 2 प्रकार के गुप्तचर बताए गए हैं, संस्था और संचारा। संस्था मतलब जो एक स्थान पर स्थिर रहते थे, एक स्थान पर स्थिर रह के गुप्तचर का कार्य करते थे, वो संस्था थे। और जो भ्रमण करते रहते थे उनको कहा गया संचार या संचारा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो मौर्य प्रशासन काफी जटिल है, काफी बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे अधिकारी हमको पढ़ने होते हैं। जैसे कि एग्रोनोमी एक अधिकारी है, इसका वर्णन किसने किया है? तो मेगस्थनीज ने किया है। मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में एक अधिकारी बताया जिसका नाम है एग्रोनोमी। ये किस विभाग का अधिकारी था? तो ये था सड़क निर्माण अधिकारी या मार्ग निर्माण अधिकारी, आप इसको बोल सकते हो। तो नगरीय प्रशासन के बारे में, भारतीय समाज के बारे में मेगस्थनीज ने भी काफी कुछ जानकारी दी है। उसमें से कुछ अधिकारियों में से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्रोनोमी। अगले प्रश्न पे आते हैं, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की मुख्य मुद्रा को कहा जाता था पण। ठीक, तो इसके बारे में भी उल्लेख है अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में सीता क्या है? एक प्रकार की कर थी, कोई धार्मिक संप्रदाय था, उसर भूमि था। तो सीता थी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि मतलब सरकारी जमीन, ऐसी भूमि जो सीधे सीधे सम्राट के नियंत्रण में आती थी, सीधे सीधे सरकार की थी। ठीक, तो राजकीय भूमि से जो इनकम मिलता था शासन को, सरकार को, उसको कहा गया सीता। अगला, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ठीक, तो प्राचीन भारत की हम लोग बात करें तो तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, ये सब बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र थे। जब हम लोग नालंदा की बात करते हैं, ये गुप्त काल में अस्तित्व में आया था। गुप्त शासक थे कुमारगुप्त, जिसके शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। मौर्य काल में या सबसे प्राचीन हमारा शिक्षा का जो केंद्र रहा है भारत के इतिहास में, वो है तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सबसे प्रमुख या सबसे प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। नालंदा बहुत बाद में आया, गुप्त काल में। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन अधिकारी जो माप तौल विभाग का अध्यक्ष था। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र में बहुत सारे अधिकारी बताए गए हैं, 18 प्रकार के बड़े अधिकारी जिनको तीर्थ कहा जाता था। इसके अलावा 27 प्रकार के अध्यक्ष बताए गए हैं, अलग अलग विभागों के प्रमुख। जैसे बात करें सुराध्यक्ष,
सूरा मतलब होता है शराब। ठीक, तो अगर आपको लिखेगा शराब लिख लीजिए, या लिख सकते हो आप लोग मादक पदार्थ, या आप उसको बोल सकते हो आबकारी विभाग। आबकारी विभाग का प्रमुख होता था सूराध्यक्ष। सीताध्यक्ष, अभी हमने डिस्कस किया था, सीता मतलब होता है राज की भूमि, राज की भूमि से प्राप्त आय। तो उस राज की भूमि या सीता को जो प्रबंधित करता था, राज की भूमि, या जिसको यह बोल सकते हो राज की भूमि को जो प्रबंधित करता था, जो मेंटेन करता था, व्यवस्थित करता था, उसका लेखा जोखा करता था, उसको बोलते सीताध्यक्ष। पण्याध्यक्ष क्या था? पण्याध्यक्ष था वाणिज्य और व्यापार का प्रमुख। अगर आपको पूछेगा वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष, ये वाणिज्य व्यापार विभाग का प्रमुख, तो पण्याध्यक्ष। मापतौल विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष था मापतौल विभाग का अधिकारी या अध्यक्ष बोल सकते हो। तो काफी सारे अधिकारी बताए गए हैं मौर्य प्रशासन के अंतर्गत। अगला, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? तो जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो हम लोग वैदिक काल से देखते आ रहे हैं कि भारतीय समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में भारतीय समाज के बारे में बताया है कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था, 7 वर्गों में विभाजित था। काफी आसान है, देखिए, इसने ब्राह्मण को बोल दिया दार्शनिक। ब्राह्मण हो गए, बौद्ध भिक्षु हो गए, जो विद्वान हुआ करते थे, शिक्षित हुआ करते थे, उसको इसने नाम दे दिया दार्शनिक। कुल मिला के ब्राह्मण ही है बस। क्षत्रिय को इसने बोल दिया सैनिक, या इसको योद्धा बोल सकते हो। तो एक हो गया आपका। फिर हम लोग जब बात करते हैं, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, वैदिक समाज की बात करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं वैश्य। ठीक, वैश्य मतलब व्यापारी आपके, इसने बोल दिया किसान। ठीक, किसान। और चौथा हम लोग पढ़ते हैं शूद्र। शूद्र की जगह इसने क्या बोला? इसने बोला है चरवाहे, बोला आपको। चरवाहे मतलब जो पशु चराने वाले चरवाहे, या इसको आप बोल सकते हो गड़रिया, ऐसे नाम मिलते हैं। ठीक, तो सेम है, बस यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को इसने अलग अलग नाम दे दिया। एक अलग अलग नाम दे दिया, या इसको आपको शिकारी भी कहीं मिलता है किसी पुस्तक में। तो ये 4 तो सेम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे ही हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा और क्या थे? इसके अलावा जो नया इसके वर्णन में हमको मिलता है, एक है आपका कारीगर, या इसको बोल सकते हो शिल्पी, जो कुछ कला का काम करते थे, कुछ शिल्प का काम करते थे, कारीगर या शिल्पी कहा गया। वैसी एक मिलता है निरीक्षक। निरीक्षक, या इनको आप गुप्तचर भी कह सकते हो। तो समाज का एक बड़ा वर्ग ये भी था। और एक आखिरी वर्ग है, 7वां वर्ग है सभासद। मतलब इसका मतलब है पार्षद या अधिकारी वर्ग बोल देते हैं इसको। तो मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में बताया है कि भारतीय समाज में 7 प्रकार का वर्गीकरण था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी आसान भी है। ब्राह्मण को बोल दिया दार्शनिक, क्षत्रिय को बोल दिया सैनिक, वैश्य को आप बोल सकते हो किसान, शूद्र को बोल दिया इसने चरवाहे, गडेरे, शिकारी करके। और बाकी ये 3 याद रखने की, गुप्तचर या निरीक्षक एक वर्ग था, अधिकारियों का एक वर्ग था, और कारीगर। और देखिए, इस 7 वर्गों में कहीं भी हम लोग दास जैसी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती, दास का उल्लेख नहीं किया है। इसीलिए तो हम लोग पहले क्वेश्चन में देखे थे कि यूनानियों के अनुसार, मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। अगर दास होता तो यहाँ पे उल्लेख होता कि समाज में एक वर्ग दास का था। तो 7 भागों में बांटा है भारतीय समाज को मेगस्थनीज ने। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन में या मौर्य शासन में स्थानिक क्या था? तो मौर्य प्रशासन की संरचना की बात करें तो जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, और प्रांत को यहाँ पे कहते थे चक्र। प्रांत बटे होते थे एक और इकाई में, जिसको हम लोग नाम दे दिए है जिला, कि जिला जैसा बीच में एक और इकाई होता था, और फिर आते थे ग्राम, सबसे छोटी इकाई। तो यह था मौर्यकालीन प्रशासन का संरचना। ठीक, जिला के प्रमुख को बोलते थे स्थानिक। जिला का जो प्रमुख होता था, मुखिया होता था, उसे स्थानिक कहा जाता था। ग्राम के प्रमुख को बोलते थे ग्रामिक। साम्राज्य का प्रमुख होता था सम्राट। प्रांतों के प्रमुख होते थे आर्यपुत्र या कुमार। ठीक, अगला, समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो जब हम बात करते हैं अधिकारियों की, तो काफी सारे अधिकारी है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे छोड़ के जा रहा हूं। अब बताइए, एक और नोट कर लीजिए कि सन्निधाता और समाहर्ता, ये दोनों मेरे को कमेंट करके बताइए
कि सन्निधाता किस विभाग को देखता था, कौन सा अधिकारी था, और समाहर्ता किस विभाग का अधिकारी था। तो ये थे हमारे मौर्य काल के प्रश्न। ठीक, अगर आप ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के आप एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो, तो हमारे बोल सकते हो उड़ान के द्वारा 20 जुलाई से टेस्ट सीरीज चल रहा है। अभी भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, और इसको देखिए काफी प्राइस का काफी कम रखा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज में 45 टेस्ट आपको मिलेंगे, 45 टेस्ट, तो हर विषय की तैयारी आपकी इसमें अच्छी हो जाएगी। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमारे किसी भी शाखा में संपर्क कर सकते हो या नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।